आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो 29 दिसंबर 2022 को हुआ था। इससे पहले मैंने 28 दिसंबर 2022 वाला पेपर करा दिया है। प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवलों का अगर ना देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि प्राइमरी लेवल की हमारी सुबह 8 बजे क्लास होती है और जूनियर लेवल की रात 8 बजे क्लास होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स डेज। ऑप्शन ए है मानकीकृत पाठ्यचर्या स्टैंडर्ड करिकुलम। ऑप्शन बी है रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा प्रमोशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स। ऑप्शन सी है अगम्य इमारती ढांचा इनअसेसिएबल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऑप्शन डी है विविधता को स्वीकृति कंसीडर्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो बताइए निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? देखो मानकीकृत पाठ्यचर्या की तो होगी ही नहीं, समावेशी शिक्षा में हमसे बढ़ावे की बात पूछी है तो मानकीकृत पाठ्यचर्या तो निगेटिव में आता है तो ये तो नहीं होगी। और स्टीरियोटाइप्स यानी रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे देना बिल्कुल गलत बात है। रूढ़िबद्धता का मतलब होता है कि एक परंपरा जो बहुत लंबे समय से चली आ रही होती है उसे हम रूढ़िबद्धता कहते हैं, जो विशेष जेंडर की तरफ होती है। जैसे कि लड़कियां होंगी वो घर पे खाना बनाएंगी और जो लड़के होंगे वो लड़के बाहर जाकर कमाई कर लाएंगे। ये रूढ़िबद्धता, इसको बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। साथ ही तीसरा कह रहा है कि अगम्य इमारती ढांचा, ये भी गलत है। तो हमारी समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी विविधता को स्वीकृति। हमें क्या करना चाहिए? हमें विविधता को यानी अलग अलग जो डाइवर्सिटी है उसको, अलग अलग लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। भारत तो है ही विविधता का देश, अलग धर्म अलग रीति रिवाज अलग भाषा अलग कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, तो हमें इसको स्वीकृति देनी चाहिए समावेशी शिक्षा में। अच्छा, समावेशी शिक्षा होती क्या है? एक ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य बालक और विशेष बालक दोनों एक साथ मिलकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और इस शिक्षा की सच में वर्तमान में बहुत अधिक आवश्यकता है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए विविधता में स्वीकृति देनी चाहिए। हमारी व्याख्या कह रही है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से अक्षम बालक बालिकाएं एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा को ग्रहण करते हैं। क्या होता है? एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें सामान्य बालक यानी कि जो नॉर्मल बालक बालिकाएं होते हैं वो, और दूसरे होते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बालक बालिकाएं। कुछ मेंटल डिसेबिलिटी होती है, कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, तो वो वाले बच्चे दोनों एक साथ बैठकर शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा में विविधता को स्वीकृति की हमें आवश्यकता है और विविधता को जब हम स्वीकारते हैं और उसका प्रचार, समावेशी की मुख्य विशेषता ये है कि उसमें सभी बच्चों को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो बच्चे होते हैं उन्हें सभी प्रकार के बच्चों को शामिल कर लिया जाता है और बिना किसी भेदभाव के उन्हें शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा असर्शन वाला है। हमारा विघटन कह रहा है कि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। ऐसे बच्चों को सुविधा वंचित होते हैं यानी उन्हें उतनी प्रकार की सुविधा नहीं मिल जा पाती जो बच्चों को मिलनी चाहिए, उससे वंचित होते हैं। तो उस समूह से जो विद्यार्थी आते हैं उनकी जो नीड्स होती है उसको संबोधित करने के लिए अध्यापक को अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। क्या ये सही है? टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप्स आर टीचर्स शुड नो अबाउट देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और हमारा दूसरा रीजन कह रहा है यार वाला कि पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग एवरेज स्टूडेंट इन माइंड। तो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये और दोनों सही तो है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा कह रहा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी ये और दोनों गलत है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए इज ट्रू। ये वाला तो सही था लेकिन आर इज फॉल्स, लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि क्यों गलत है। सुविधाहीन और वंचित समूह यानी सुविधाहीन जो बच्चों को सुविधा जरूरत है वो सुविधा से अलग रहना यानी सुविधा उन्हें ना मिल पाना, उनसे हीन होना यानी अलग होना। तो सुविधाहीन और जो वंचित समूह के शिक्षार्थी हैं उनको संबोधित करने के लिए एक जो टीचर है उसको सभी छात्रों के बीच जो अपनेपन की भावना और सहयोग की भावना है उसको क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यक
आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए जो टीचर है उन्हें उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को क्या करना चाहिए, भलीभांति जानना चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि वो किस संस्कृति से आए हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या, उन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है, तब तो कभी जानेंगे ना उनकी आवश्यकताओं को पूरा। जब उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानेंगे तो उसके बारे में जानना चाहिए, ये तो पूरी तरह से सही है। उन्हें पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री या भौतिक वातावरण के अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है, इसीलिए ये सही है। किंतु वर्गीय पाठ्यचर्या की विकल्पना औसत विद्यार्थियों में रखकर जानी चाहिए, गलत है। क्यों भैया, औसत विद्यार्थी क्यों रखकर क्यों करनी चाहिए, तो ये हमें रखकर उन्हें करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए और आर गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है। डिसलेक्सिया इज अ डेस्क डिसेबिलिटी। ऑप्शन ए है स्पेसिफिक लर्निंग, अधिगम विशिष्ट। ऑप्शन बी है सेंसरी यानी कि संवेदी। ऑप्शन सी है बिहेवियरल यानी व्यवहारात्मक। और ऑप्शन डी है मोटर यानी कि गत्यात्मक। तो बताइए पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता। तो काफी सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि अधिगम विशिष्ट यानी स्पेसिफिक लर्निंग। जो डिसलेक्सिया होती है वही तारे जमीन पर वाला इंसान अवस्थी, उसे क्या करते थे, अक्षरों को पढ़ने में दिक्कत होती थी, वो अक्षरों वर्ड्स को क्या पढ़ते थे, उल्टा पढ़ता था, ठीक है। बी को डी पढ़ता था, वो उल्टा पढ़ता था, इसलिए पठन वैकल्य डिसलेक्सिया है वो अधिगम विशिष्ट वाली प्रॉब्लम होती है। और जो मैथमेटिक्स वाली प्रॉब्लम होती है वो डिस्कैलकुलिया होती है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पठन वैकल्य यानी कि जो डिसलेक्सिया है वो अधिगम विशिष्ट विकलांगता है, यानी बच्चों को लर्निंग करने में क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है। यह आमतौर पर अधिगम के विकारों के एक स्पेक्ट्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो बोलने के लिए, पढ़ने में, लिखने में और शब्दों का जो उच्चारण होता है उसको करने की क्षमता को क्या करता है, इफेक्ट करता है, यानी कि प्रभावित करता है। हो सकता है कि बच्चे कुछ शब्दों को गलत पढ़ने और बिल्कुल भी पढ़ने में असमर्थ हों। इसमें क्या हो सकता है कि बच्चे जो होते हैं वो हो सकता है कुछ वर्ड्स को क्या पढ़ें, गलत पढ़ लें। जैसे कि हमने कहा भी गया था कि जो शाह है, शाह को क्या पढ़ें, बाज पढ़ दें यानी उल्टा पढ़ लें, और जो डी था उसको क्या पढ़ लें, डी पढ़ दें, उल्टा पढ़ लें, या गलत पढ़ लें। हो सकता है कि पढ़ ही ना पाएँ, बिल्कुल पढ़ने में वो असमर्थ हों, ठीक है, ये भी हो सकता है। बेसामान शब्दों, अक्षरों की ध्वनियों और अक्षरों के समान आकार के बीच भ्रमित हो सकते हैं। वही मैंने आपको बताया, बी को डी पढ़ेंगे और 6 और 9 के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए छात्र 6 और 9 के बीच भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो 6 है और इसको अगर उल्टा कर दो तो 9 हो जाएगा, तो वो उल्टा समझते हैं तो वो सही से नहीं पढ़ पाएंगे। जो सा होता है उसको अगर उल्टा कर दो तो ये बाज हो जाएगा, तो वो इन्हें क्या करते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, इसलिए इनके बीच में भ्रमित हो जाते हैं। और वे सागोबाज के रूप में पढ़ सकते हैं। डिस्लेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या होती है। सबसे पहले दिमाग में याद रखना कि डिस्लेक्सिया कैसी प्रॉब्लम है, पढ़ने संबंधी यानी अधिगम संबंधी जो हमारी अधिगम संबंधी विकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि में से कौन सा स्वावलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म डिसऑर्डर। ऑप्शन ए बाधित संप्रेषण, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी है दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, इंसिस्टेंस ऑन चेंज इन रूटीन। ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय शब्द भंडार, एडवांस वोकैबुलरी। ऑप्शन डी है परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध, रेसिस्टेंट टू चेंज इन इन्वायरमेंट। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। इम्पायर्ड कम्युनिकेशन यानी कि बाधित संप्रेषण, जो स्वावलीनता विकार है उसका विशिष्ट लक्षण होता है इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन यानी बाधित संप्रेषण। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि स्वावलीनता यानी कि जो ऑटिज्म है एक विकासात्मक विकार होता है जो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। ये स्वावलीनता कौन सा है, एक विकासात्मक विकार है, ज़्यादातर किसमें ज़्यादा जाता है, बच्चों में, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, संचार और व्यवहार संबंधी चुनौतियों का कारण बन जाता है। ये मुख्य रूप से एक जटिल स्थिति होती है जिसमें संचार करने के लिए उस व्यवहार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और ये मस्तिष्क में अंतर के कारण हो सकता है। क्यों होता है, माइंड में क्या होता है, सबकी मेंटल एबिलिटी में डिफरेंस होता है। और स्वावलीनता विकार के कई सारे लक्षण भी होते हैं, तो देख लीजिए कौन कौन से लक्षण होते हैं स्वावलीनता विकार के। पहला है कि बच्चों में आंखों के संपर्क की कमी, बच्चों में क्या होता है वो आंखों से सही से संपर्क नहीं कर पाते हैं। दूसरा है कि क्रियाओं को बार बार दोहराना, वो एक ही क्रिया को क्या करते हैं, बार बार उसे दोहराते हैं, ठीक है। जो भी बच्चा अगर बार बार क्रिया को दोहराता है मतलब उसे ऑटिज्म है, वो आंखों से संपर्क नहीं कर पाता तब भी ऑटिज्म है। अन्य लोगों पर ध्यान ना देना, वो बाकी लोगों पर क्या करता है, ध्यान नहीं देता और अपने में खोया रहता है।
चीज़ों को समझने या भाषण, हाव भाव, चेहरे के भाव या आवाज़ के स्वर का उपयोग करने में उसे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। उसे क्या करने में, चीज़ें जो होती हैं उसको समझने में, उसे भाषण देने में, उसके हाव भाव चेहरे का होता है, उसके भाव को किसी भी आवाज़ के स्वर का उपयोग करने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ ही किसी भी व्यक्ति से वो असहज महसूस करता है बातचीत करने में, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ क्या, वो सही से लोगों से बातचीत भी नहीं कर सकता, बहुत ही असहज महसूस होता है उसे, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, वो अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को क्या कर पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में विशिष्ट योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। द नीड्स ऑफ लर्नर्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज इन अ क्लास कैन बी शटर्ड बाई, ऑप्शन ए है कि श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर, गिविंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफिकल्टी, ऑप्शन बी है मानकर निर्देश देकर, गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन सी है केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, अटेंडिंग ओनली टू द नीड्स ऑफ कॉमन लर्नर्स, तो ओनली लग गया है तो गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके, इग्नोरिंग लर्नर्स हैविंग डिफरेंट नीड्स, बिल्कुल गलत है। हमने आपको पहले ही कहा था कि निगेटिव को नहीं लेना है, ओनली लग गया है तो हटा ही दो। फिर इसने कह रहा है कि उपेक्षा कर दो, उपेक्षा नहीं, इग्नोर बिल्कुल बच्चों को नहीं करना है। फिर कह रहा है मानकीकृत निर्देश, ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य गिविंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफिकल्टी, सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सीखने की विभिन्न क्षमताओं वाले जो छात्र होते हैं उनको पढ़ाने में रचनात्मकता, समय और ये समझने की इच्छा शामिल है कि एक छात्र सबसे अच्छा कैसे सीख सकता है, मतलब एक जो स्टूडेंट है वो सबसे अच्छा कब सीख सकता है, किस तरह से। सही शिक्षण सामग्रियों या उपकरणों के साथ शिक्षक अपने प्रत्येक छात्र तक पहुंच सकता है, क्या करके, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं वो अच्छे से उनका यूज करके वो क्या कर सकता है कि प्रत्येक छात्र की जो आवश्यकता है उन्हें पूरा कर सकता है और उनकी लर्निंग उन्हें अच्छे से दे सकता है। ठीक है, चाहे सीखने की शैली कितनी विभिन्न क्यों ना हो, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं और क्षमताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें श्रेणीबद्ध कठिनाइयों का कार्य देकर की जा सकती है। मतलब अलग अलग बच्चों की समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है, तो किस तरह से कौन कैसे कार्य कर सकता है इसके लिए हम उसके टास्क वगैरह अलग अलग तरह से दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को टेस्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन डैश मैनर, ऑप्शन ए है संदर्भ से हटकर, डी कनेक्चुअलाइज्ड, ऑप्शन बी है अप्रासंगिक इररिलेवेंट, ऑप्शन सी है बहुत ही अमूर्त वेरी एब्स्ट्रैक्ट और ऑप्शन डी है संयोजित यानी ऑर्गेनाइज्ड। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी ऑर्गेनाइज यानी कि संयोजित। अधिगम यानी कि लर्निंग है वो तब अर्थपूर्ण होती है, यानी कि तब उसका जो होता है वो मीनिंगफुल होती है, तब उसका अर्थ होता है जब जो विषय वस्तु होती है वो क्या होती है, संयोजित यानी ऑर्गेनाइज के रूप में प्रस्तुत की जाती है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्रभावी अधिगम शिक्षण के अधिगम के उन तरीकों का वर्णन करता है जो अधिगम को सुखद बनाता है, सुखद मतलब सुख प्रदान करता है। क्या, प्रभावी अधिगम यानी एक इफेक्टिव लर्निंग तब होती है, शिक्षण के जो तरीके होते हैं वो अधिगम यानी लर्निंग को हैप्पी बनाता है। ठीक है, ये नहीं है कि बोझ वाली बना दो कि बच्चा सीखना ना चाह रहा फिर भी उसे सिखाओ, जबकर अधिगम को सुखद बनाएंगे तो वो अच्छे से उन्हें सीख पाएंगे। इसकी कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि छात्र अवधारणाओं या पाठ को सार्थक तरीके से अधिगम के लिए अधिगम में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लर्निंग में सक्रिय रूप यानी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि पैसिवली। ठीक है, क्योंकि जिसमें भी पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में, अगर एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चे अच्छे से हैप्पीली उसे सीख पाएंगे। जो भी हम खुश होकर सीखते हैं वो हमारे पास काफ़ी दिनों तक मौजूद वो उसे हम भूलते नहीं हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि विषय वस्तु के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर ठोस अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है, तथा विषय वस्तु को संयोजित करने के रूप में प्रस्तुत करता है। अभी मैंने आपको बताया सक्रिय रूप से इसमें जुड़ जाते हैं और संयोजित रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्या है कि छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम के लक्ष्य निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके स्वयं के जो अधिगम होते हैं उनके जो लक्ष्य होते हैं उसको निर्धारित करने के अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन्हें प्रदान की जाती हैं, ताकि वे अपने लक्ष्यों के अनुसार अपने जो तरीके हैं उन्हें सीख सकें। अतः अधिगम तब अधिक पूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, यानी कि एक जो टीचर है वो स्पेस यानी कि अंतरिक्ष की अवधारणा है उसको समझा रहा है। और टीचर रियलाइज डैट, एक जो अध्यापक है वो महसूस करता है कि स्टूडेंट्स हैव सेवरल मिसकंसेप्शन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, कि जिस अवधारणा को वो समझा रहा है उसके प्रति कई सारी भ्रांतियां, मतलब कई सारी गलत चीज़ें उसके माइंड में पहले से ही भरी पड़ी हैं। तो हाउ शुड शी रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन, तो ऐसी परिस्थितियों में वो क्या करेगी, यानी कि ऐसी प्रतिक्रिया उसे इस परिस्थिति में देनी चाहिए। ऑप्शन ए है कि सीधे साधे उन भ्रांतियों को अस्वीकार करना चाहिए, रिजेक्ट दोस मिसकंसेप्ट्स। इसमें हाँ, भ्रांतियों को अस्वीकार तो कर देना चाहिए पर सीधे सीधे नहीं करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये भ्रांतियाँ हैं और इनका ये होगा, तो मतलब उन्हें अगर सही रूप में नॉलेज दे दें, कुछ गलत नॉलेज तो उनके दिमाग से हट जाएगी ना। लेकिन हम सीधे कह देंगे कि ये जो आपने पढ़ा है वो गलत है, मतलब अस्वीकार कर दो, पर सीधे सीधे मतलब उन्हें समझाओ कुछ ना, मतलब उन्हें समझाएं कुछ ना, मतलब उन्हें कुछ भी ना समझा कर ऐसे ही कर दो, तो गलत होगा ना, तो समझा कर करना चाहिए, तो इसलिए पहला हट जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, एक्सप्लोर स्टूडेंट्स रीजनिंग बिहाइंड दो मिसकंसेप्शन। हाँ, ये कर सकते हैं, बच्चों की क्या तर्क है इसके बारे में, जो भी उन्होंने जो भ्रांतियाँ हैं, जो भी उन्होंने कुछ पहले से ही अपने माइंड में एक कॉन्सेप्शन मिसकंसेप्शन बना के रखा है, तो क्यों बना के रखा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो ये सब अगर हम जान लेंगे इसकी भ्रांतियों को हटा पाएंगे। तो ऑप्शन भी सही है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं कि विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देने चाहिए। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू नोट मेमोराइज करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये तो गलत हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, निर्देश हम दे नहीं सकते। और कंठस्थ कराने के लिए क्यों कहेंगे, रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा मिलता है, वो हमें देना नहीं चाहिए। और अगला कह रहा है कि नकारात्मक पुनर्वरण का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। एलिमिनेट दोज मिसकंसेप्शन यूजिंग निगेटिव रेनफोर्समेंट, एक तो आप निगेटिव रेनफोर्समेंट का प्रयोग करें और इसे मिटाना चाह रहे हैं, बिल्कुल गलत है। जब तक उसके माइंड में जो भ्रांतियां हैं वो क्यों है ये नहीं जानेंगे, तब तक उनके बारे में मतलब जो तर्क है उसे नहीं समझेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी सबसे अच्छा आंसर है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भ्रांतियों एक विचार प्रक्रिया है, भ्रांतियाँ क्या है, एक विचार प्रक्रिया है जो पूरी जानकारी की कमी या सिर्फ अज्ञानता के कारण गलत दिशा में जानती हैं। भ्रांतियाँ क्या होती है, मतलब ये गलत प्रक्रिया होती है, विचारों के गलत होते हैं जो कि पूरी जानकारी की कमी यानी कि पूरी जानकारी में सही से नहीं होती के और ये गलत दिशा में चले जाते हैं। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से भ्रांतियों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि जो ये भ्रांतियाँ हैं ये ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तथा वे आलोचनात्मक सोच विकसित करने में बहुत सहायक हैं। यानी कि एक जो स्टूडेंट्स है उसमें कई सारी गलत भ्रांतियाँ उत्पन्न होगी, क्यों? क्योंकि आपने उसे सही से नहीं पढ़ाया, किसी के बारे में आपने उसे जानकारी दी और वो जानकारी कैसी निकली, गलत निकली। फिर आपने उसको सही जानकारी नहीं दी और वही जानकारी चलती रही तो वही उसके लिए भ्रांति बन जाएगी और आगे चल के वो उसे ही सही समझने लगेगा। ठीक है, गीता आलोचनात्मक सोच विकसित करने में बहुत सहायक है। इसके बगैर बच्चा अपने विचारों को सामने नहीं रख पाएगा और चीज़ों को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते हुए अगर टीचर ने महसूस किया है कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर कई सारी भ्रांतियाँ हैं, तो उस अध्यापक की क्या ज़रूरत पड़ती है कि उस भ्रांतियों को क्यों गलत है, क्यों उसके अंदर भ्रांतियाँ आई हैं, उस तर्क को जाने। ठीक है, अगर वो तर्क को जान लेगा तो उन भ्रांतियों को वो दूर कर पाएगा और उसकी भ्रांतियों को दूर करके सही ज्ञान प्रदान कर पाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, रेडीनेस टू लर्न अमोंग स्टूडेंट। दूसरा है कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैली, प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, मेरी व्याख्या कह रही है कि
एक अवधारणा एक गुण या किसी स्थिति या विश्लेषण की इकाई की विशेषता है। क्या एक जो अवधारणा है वो किसी एक गुण किसी भी स्थिति के विश्लेषण की इकाई की क्या है विशेषता है जिसमें किसी की रुचि हो सकती है। वे निश्चित रूप से किसी घटना के किसी पहलू के बारे में एक विचार होता है। विद्यार्थियों को इस अवधारणा के बारे में समझते हुए कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता और विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। इसके तहत विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को उसके नए वाले ज्ञान को ऐसे ऐड कर देना और सहज वातावरण उसको उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू बिल्ड न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग through explorations, experiments, and various practical activities while teaching science subject. He wants to promote रमेश विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नए ज्ञान और समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह देश को बढ़ावा देना चाहता है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिकता यानी कि साइंटिफिक रीजन। ऑप्शन बी है तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। ऑप्शन सी है रोट मेमोराइजेशन यानी कंठस्थीकरण। तो ये सबसे पहले रोट मेमोराइजेशन काट दो, क्योंकि कभी भी रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा टीचर नहीं देगा। ठीक है, वो समझने पर देगा बल, अंडरस्टैंडिंग को बल देगा, ना कि रट्टा मरवाने पर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि पैसिव इमिटेशन यानी कि अनुकरण। कैसा पैसिव? गलत, निष्क्रिय नहीं सक्रिय होगा, हमेशा एक्टिव होना चाहिए ना कि पैसिव। तो है कि कौन सा इसमें थर्ड फोर्थ तो हट ही गया है, तो थर्ड इसमें है, ये हटा दो, फोर्थ इसमें है और थर्ड इसमें है। बचा कौन सा? ऑप्शन ए ही बचा कि पहला दूसरा वैज्ञानिक तर्क और तार्किक चिंतन है, साइंटिफिक रीजन और लॉजिकल थिंकिंग, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगली व्याख्या भी कह रही है कि जो रमेश है वो विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण को, प्रयोग और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियाँ होती हैं उनके माध्यम से क्या करता है कि बच्चों को नए ज्ञान को समझ बनाने के अवसर क्या कहता है प्रदान करता है। वह वैज्ञानिक तर्क और जो तार्किक चिंतन होता है उसको बढ़ावा देता है। वैज्ञानिक तर्क को नई समस्या समाधान प्रक्रिया के रूप में क्या करता है परिभाषित, जिसमें सामग्री, प्रक्रियात्मक और ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान के संबंध में महत्वपूर्ण सोच जो होती है वो शामिल होती है। तार्किक सोच कोई भी मतलब जो हमारी तार्किक सोच होती है वो क्या होती है कि कोई हमारे पास समस्या आ जाती है उसको सॉल्व करती है और साथ ही किसी समस्या का मूल्यांकन करने और जो तार्किक समाधान के साथ आने की प्रक्रिया होती है और चिंतन का उच्चतम रूप इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चिंतन का उच्चतम रूप। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अडॉप्टेड बाई टीचर अंडरएस्टिमेट्स एक्टिव रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को क्या करता है कम महत्व देती है? ऑप्शन ए है लेक्चर यानी कि व्याख्यान। ऑप्शन बी है इंक्वायरी यानी कि पूछताछ। ऑप्शन सी है डिस्कशन यानी चर्चाएं और ऑप्शन डी है डिस्कवरी यानी कि खोज अन्वेषण। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्याख्यान यानी कि लेक्चर। अध्यापक द्वारा अपनाई गई जो व्याख्यान या लेक्चर विधि होती है इसमें अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की क्या होती है सक्रिय भूमिका को ये कम महत्व देता है। आपने देखा होगा कि अगर एक क्लासरूम में हम लेक्चर मेथड रख देते हैं तो बच्चे कैसे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, उन्हें सही से समझ में नहीं आता, अब लेक्चर देखकर चले जाते हैं, इसको कम महत्व दिया जाता है। जबकि इंक्वायरी, डिस्कशन और डिस्कवरी इन सबको अत्यधिक महत्व दिया जाता है और हमने पूछा कम दिया जाता है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि व्याख्यान विधि सबसे सरल और सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। बिल्कुल सही बात है, जो व्याख्या है वो पहले की समय की जाती थी और तब से लेकर आज तक की जाती है, तो मतलब सबसे सरल है यानी ईजी है और सबसे ज़्यादा कैसी है प्राचीन है, पुरानी। इसमें अध्यापक क्या करता है कि किसी विषय पर कक्षा में व्याख्या देता है और छात्र होते हैं वो निष्क्रिय श्रोता होकर सुनते हैं, यानी कि उनको समझ में नहीं आता है और वो उसमें प्रश्न भी पूछते नहीं है जब तक पूरी व्याख्या खत्म नहीं हो जाती है। उनमें उनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि वो पॉजिटिव ना होकर इसमें निगेटिव यानी कि एक्टिव ना होकर इसमें पैसिव होते हैं, तो निष्क्रिय होता है तो बिल्कुल गलत है, ये ऐसी मेथड नहीं अपनाना चाहिए। अध्यापक द्वारा अपनाई गई व्याख्यान विधि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को क्या करता है
खोज अन्वेषण विधि है। ऐसे पद्धतियों की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देते हैं, यानी हमें अपने क्लासरूम में ये सारी एक्टिविटीज़ अपनानी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें ये जो लेक्चर मेथड है इसको कम महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को पेशे लिसनर बनाते हैं, लेकिन हमें बच्चों को एक्टिव बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। इंटरेंसिक मोटिवेशन मोटिवेट्स अ चाइल्ड वॉलंटरली फॉर हिज ऑन इनर प्लेजर। बिल्कुल बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा ये कि जो आंतरिक यानी इनर मोटिवेशन होता है वो क्या कहता है कि बच्चे अपनी इच्छा से काम करें, उसके लिए उसे आंतरिक खुशी यानी कि इनर प्लेजर जो है वो प्रदान करता है, ठीक है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो सही है। और हमारा रीजन कह रहा है कि शिक्षक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करना चाहिए। द टीचर शुड प्रमोट एक्सट्रेनिस इंस्टीड ऑफ इंट्रेनिसिस मोटिवेशन अमोंग स्टूडेंट। बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पहले ऑप्शन सही कह रहा था कि बच्चों को कैसे करना चाहिए, इनर मोटिवेट यानी आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं वो अपना काम अच्छे से कर सकें। और दूसरा कह रहा है कि हमें आंतरिक रूप से प्रेरित ना करके बाहरी रूप से प्रेरित करना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमेशा इनर मोटिवेशन बच्चों को देना चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं वो खुद काम करने के लिए प्रेरित हों और अपनी इच्छा से काम करें, जबकि बाहरी प्रेरणा बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती है, ठीक है। दवा में आकर सीख तो लेता है पर उसे अच्छे से सीख नहीं पाता, इसीलिए बाहरी प्रेरणा को बढ़ावा न देकर आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। सही विकल्प चुनने को लिए कह रहा है, तो हमारा ये सही था, लेकिन यार गलत है। इसमें कह रहा है कि और दोनों सही है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल सही बात है हमारा ऑप्शन, ये तो हम मांग रहे थे आपसे, इसको तो हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये सही था लेकिन आर जो था वो गलत था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारी व्याख्या कह रही है कि आंतरिक प्रेरणा उस प्रेरणा को संदर्भित करती है जो किसी बाहरी या बाहर पुरस्कार जैसे कि धन या श्रेणी के अलावा किसी व्यक्ति के अंदर से आती है। मतलब इनर मोटिवेशन वह मोटिवेशन होती है जो कि हमें कैसे प्रदान की जाती है, अंदर से प्रदान की जाती है, ना कि बाहर से प्रदान की जाती है। यानी कि बाहर हम आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न देंगे, आपको पैसे वगैरह देंगे, ये पुरस्कार वगैरह जो देंगे ये सब बाहरी प्रेरणा है, जबकि अंदर प्रेरणा अगर व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वो खुश होकर सीखता है, ठीक है। अब प्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन हम उस खुशी को कहते हैं जो कि व्यक्ति को कार्य करने से ही प्राप्त होती है, किसी कार्य को पूरा करने यहाँ तक कि कार्य करने में संतुष्टि की भावना से आती है। अच्छा, ये मोटिवेशन होता क्या है? बच्चा जो होता है अपनी खुशी से जब काम करता है या फिर कोई काम जब वो कर लेता है तो उसे खुशी प्रदान होती है, और उसने उस काम को पूरा कर लिया है या फिर उस काम को स्टार्ट कर दिया तो इस बात की उसे खुशी होती है, तो इनर मोटिव तो वो होती है मोटिवेशन। दोनों रूप से प्रेरित करना चाहिए, ये सही है लेकिन आर गलत है। प्रतिस्पर्धा प्रशंसा तथा पुरस्कार बाहरी प्रेरणा है, जबकि आकांक्षा का स्तर आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। जो प्रतिस्पर्धा है, प्रशंसा है, पुरस्कार है, ये सब कैसी है? बाहरी मोटिवेशन है, जबकि आकांक्षा का स्तर कैसा होता है? मोटिवेशन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स एलिमिनेशन ऑफ डैश। ऑप्शन ए है कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिटनेस। ऑप्शन बी है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन सी है केंद्रित ध्यान, फोकस्ड अटेंशन। और ऑप्शन डी है सादृश्य मूलक चिंतन यानी एनालॉजिकल थिंकिंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। कार्यात्मक स्थिरता यानी कि फंक्शनल फिटनेस। प्रभावशाली समस्या समाधान में जो कार्यात्मक स्थिरता है उसके बहिष्करण की आवश्यकता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कार्यात्मक स्थिरता एक विशेषता होती है जो कि किसी एक व्यक्ति की निश्चित मानसिकता की होती है, और यह किसी विशेष वस्तु की विभिन्न जो कार्यात्मकताओं की कल्पना करने में वे क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। समस्या समाधानकर्ता के लिए हम एक वांछनीय नहीं है, अतः प्रभावशाली समस्या समाधान में कार्यात्मकता स्थिरता के बहिष्करण की आवश्यकता होती है, और ये संकीर्ण मानसिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? संकीर्ण मानसिकता से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ये विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? A student considers the reason of his failure as lack of ability and considers ability as fixed and non-impacted by efforts. He is likely to experience dash. ऑप्शन ए है अधिगम असहायता, लर्नेड हेल्पलेसनेस। ऑप्शन बी है मस्तिष्क घटता, ब्रेन प्लास्टिसिटी। ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय स्वअस्मिता, हाई सेल्फ स्टीम। और ऑप्शन डी है संबद्धता का अभाव, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम असहायता, लर्नेड हेल्पलेसनेस। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो विद्यार्थी होता है वो अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी जो होती है उसको मानता है। वे योग्यता को कैसा मानता है? स्थायी। और मानता है कि योग्यता कैसे होती है? प्रयासों के द्वारा बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। ये विचार दशा अधिगम की असहायता की स्थिति होती है उसको जन्म देता है, जबकि अधिगम असहायता प्रतिकूल उद्दीपनों से बचने के लिए को उचित क्रिया न सीखने की सीखी हुई क्या होती है? प्रतिक्रिया तब होती है जब शिक्षार्थी मान लेता है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम कैसे होते हैं? अनियंत्रित होते हैं। और अधिगम असहायता की परिघटना पर सर्वप्रथम प्रयोग सेलिगमैन और मायर ने किया था। यानी जो अधिगम असहायता होती है उसकी परिघटना पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सेलिगमैन और मायर ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वे विच। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे, मेक स्टूडेंट एंग्जियस अबाउट सक्सेस। गलत हो जाएगा, चिंता कभी पैदा करनी नहीं है, बच्चों के अंदर डर पैदा नहीं करना है। दूसरा कह रहा है कि उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे, एक्टिवेट्स देयर प्रीवियस नॉलेज एंड स्कीमा। हाँ, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि हमें इस तरह से उसे ज्ञान प्रस्तुत करना चाहिए, अवधारणाओं को समझाना चाहिए कि उसके पूर्व ज्ञान से उसे जोड़ दे। और पूर्व ज्ञान से जोड़ देंगे तो बच्चा अच्छे से उसे सीख पाएगा। पूर्व ज्ञान से जोड़ देंगे तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं कि अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करें, डिस्ट्रैक्ट्स देम विद इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। एक तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है और आपको उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्ट, विकर्षित कर दें, वो भी गलत इन्फॉर्मेशन देकर। गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें, हेल्प्स ओनली स्टूडेंट विद हायर लर्निंग एबिलिटीज़। बिल्कुल गलत है। आप एक टीचर हैं और आपका एक कर्तव्य है कि आप बच्चों को सभी को एक समान समझें, ना कि हायर वालों को ज़्यादा दें और लोअर वालों को कम ज्ञान दें, मतलब कम ध्यान दें उन पर। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि उनके पूर्व ज्ञान और पहले के ज्ञान और स्कीमा को क्या करें? क्रियाशील करें। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अवधारणा का अर्थ एक तार्किक आधार होता है और उसका निर्माण प्रत्यक्ष ज्ञान, वास्तविक निरीक्षण और यथार्थ अनुभव के बल पर होता है। अवधारणा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन यानी चेंजेस भी हो सकते हैं और नए ज्ञान के संचय होने के लिए, वैज्ञानिक विषय के जो दृष्टिकोण होता है उसमें परिवर्तन होने के लिए, और जो तथ्य होते हैं उसमें पारस्परिक वैज्ञानिक विषय और दृष्टिकोण में परिवर्तन होने के लिए, और तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का कोई नया स्वरूप प्रकट होने पर अवधारणाओं में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अतः इस अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि उनका जो पूर्व ज्ञान यानी पहले का ज्ञान होता है और जो उसकी स्कीमा होती है उसको हम क्या करें? क्रियाशील। और जो अवधारणा है उसकी प्रस्तुति गलत से करी क्या है? जटिल। ठीक है, सरल से जटिल होनी चाहिए, ना कि जटिल से सरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घोषणात्मक ज्ञान यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज। ऑप्शन ए है कि किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करती है, एक्सप्लेन्स द प्रोसीड्यूर ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ फिनोमेनन। ऑप्शन बी है युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करती है, एक्सप्लेन्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूज ऑफ स्ट्रेटजीज। ऑप्शन सी कह रहा है ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानता है, इज मेनली अबाउट नोइंग व्हाट एंड विच एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। और ऑप्शन डी कह रहा है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है, हैज़ नो रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो ये सब नहीं होगा। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कि ये मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलू होते हैं उसके बारे में जानना है। ठीक है, मेरी व्याख्या भी कह रही है कि घोषणात्मक ज्ञान किसी विषय के तथ्यों के बारे
किसी विषय के बारे में तथ्यों और जानकारी को क्या करता है, संदर्भित। अन्य प्रकार के ज्ञान के विपरीत घोषणात्मक ज्ञान कैसे और क्यों की तुलना में क्या और किन पहलुओं पर क्या करता है, केंद्रित होता है। और अक्सर घोषणात्मक ज्ञान किसी विषय, वस्तु या फिर घटना का वर्णन या फिर गुण होता है। घोषणात्मक ज्ञान मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन के पहलुओं के बारे में जानता है और इसमें ऐसे तथ्य भी शामिल होते हैं जिन्हें मौखिक रूप से कहा जा सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही आप स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। सुबह 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं, उसे देख सकते हैं। सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर सुबह 8 बजे लेकर आते हैं प्राइमरी लेवल के, उसे देख सकते हैं। और रात के 8 बजे लेकर आते हैं जूनियर लेवल के, तो उसे भी देख सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय। साथ ही प्रैक्टिस सेट भी देखा कीजिए।